वेलकम टू द प्रिपेयर एडुकेयर्स। आज हम पढ़ेंगे ओम्स लॉ के बारे में। क्लास 10th का फिजिक्स का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर कर रहे हैं हम लोग। उसमें हम लोग को पढ़ना है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ लेंगे रेजिस्टेंस। एक्चुअली बुक में रेजिस्टेंस जो होती है वो ओम्स लॉ के बाद ही दी जाती है, लेकिन अगर हम रेजिस्टेंस को अगर पहले पढ़ लें तो ओम्स लॉ अच्छे से समझ में आ जाएगी हम लोग को। तो सबसे पहले हम लोग रेजिस्टेंस पढ़ेंगे। सो एज यूजुअल हम लोग एक एग्जाम्पल के साथ शुरू करेंगे रेजिस्टेंस को समझना। पहले की वीडियोज में हम लोग ने देखा था कि जो बैटरी होती है वो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है। पीडी पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट करता है, जिसके कारण एक वायर में करंट का फ्लो होता है। तो ये हमारा हो गया कंडक्टर। इसको हम लोग मान लेते हैं एक कंडक्टर है वायर्स के बीच में, जिससे करंट फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में, प्लस टू माइनस। ये प्लस टर्मिनल बैटरी का और ये माइनस है। हमारा करंट प्लस टू माइनस मूव करेगा, पॉजिटिव टू निगेटिव। तो इस तरह से हमारा करंट का डायरेक्शन होगा। अब क्या होगा कि जब हमने ये बैटरी सर्किट में लगा दिया और इसने पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया, और ये यहाँ से जब फ्लो होगा वायर में, तब क्या होगा कि वायर में सिर्फ करंट ही तो नहीं होगा ना, उसके साथ वायर के एटम्स भी होंगे। जो जो हमारा ये करंट है वो बीच बीच में प्रेजेंट एटम्स के साथ कोलाइड करेगा, और इस कॉलिजन से जो है जो करंट की स्पीड है वो कम होगी। मतलब जब ये कोलाइड करेगा कंडक्टर के में प्रेजेंट एटम से, तो स्पीड ऑफ करंट कम हो जाएगी, और इसी प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं रेसिस्टेंस। When you apply cell in a circuit and the electrons are moving negative to positive in the influence of external field, क्या होगा जब ये इलेक्ट्रॉन्स हैं जो निगेटिव टू पॉजिटिव मूव करते हैं। हमने अभी तुरंत बताया कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं सर्किट में निगेटिव टू पॉजिटिव मूव करेंगे, और जो हमारा करंट होगा वो अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। तो ये हमारा पॉजिटिव टू निगेटिव मूव करता है, और इलेक्ट्रॉन्स निगेटिव टू पॉजिटिव दोनों को याद रखेंगे हम लोग। जब इलेक्ट्रॉन्स निगेटिव टू पॉजिटिव मूव करेंगे तो बीच बीच में क्या होगा कि ये जो कंडक्टर है इसमें जो एटम्स प्रेजेंट है उनसे ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो टकराएंगे, और टकराएंगे तो कॉलिजन होगी, और इसी कॉलिजन के चलते फ्लो ऑफ करंट जो होगा वो कम होगा, और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होगा तो फ्लो ऑफ करंट ऑफ कोर्स कम होगा। और इसी करंट को अपोज करने वाले फैक्टर को हम लोग रेसिस्टेंस बोलते हैं। ये तो हमने रेसिस्टेंस समझ लिया। अभी हम लोग देख लेते हैं रेसिस्टेंस का डेफिनेशन, जो हम लोग एग्जाम में लिखेंगे। The property of a conductor due to which it opposes the flow of current through it is called resistance। मैंने तुरंत बताया वही चीज़ है। वो प्रॉपर्टी एक वायर का और कंडक्टर का जिसके चलते वो करंट के फ्लो को अपोज करता है, उसी को हम लोग रेसिस्टेंस बोलते हैं। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। डिफिनेशंस आते हैं कई बार रेसिस्टेंस को डिफाइन करने के लिए, और इन पे ये रेसिस्टेंस और ओम्स लॉ पे ज़्यादा न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम आते हैं। तो हम लोग अगली वीडियो में यही देखेंगे न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम अभी तक जितने भी हैं। हम लोग देख लेते हैं ऐसा यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस क्या है। ऐसा यूनिट ऑफ करंट होता है ओम। वैसे तो ये ग्रीक वर्ड का ओमेगा है, लेकिन हम लोग इसे ओम प्रोनाउंस करते हैं। जल्दी से हम लोग देख लेते हैं 1 ओम किसको बोलते हैं, और उसके बाद हम लोग ओम्स लॉ की तरफ बढ़ेंगे। 1 ohm is resistance of a conductor such that when a potential difference of 1 volt applied to its end, a current of 1 ampere flows through it। मतलब अगर हम लोग एक वायर को लें और इसके दोनों इंड्स पर 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हो, 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हो, और इस वायर के थ्रू 1 एम्पियर करंट फ्लो करे, तो इस वायर का रेसिस्टेंस हम लोग बोलेंगे कि 1 ओम है। इस वायर का रेसिस्टेंस 1 ओम है। सर्किट सिंबल ये है, हम लोग ने पिछली वीडियो में भी देखा था। ये हम लोग का फिक्स रेसिस्टेंस का सर्किट सिंबल है, और ये हमारा
वेरिएबल रेसिस्टेंस का। फिक्स्ड रेसिस्टेंस में होता है कि उसका वैल्यू हम लोग तुरंत चेंज नहीं कर सकते, और वेरिएबल रेसिस्टेंस में होता है कि एक ये ऐसा रेसिस्टेंस है जिसका वैल्यू वही जगह उसी जगह पर चेंज कर सकते हैं, उससे हम लोग वेरिएबल रेसिस्टेंस बोलते हैं। और उसका सर्किट सिंबल ये होता है। दोनों को ध्यान में हम लोग रखेंगे, दोनों अलग अलग है। ये फिक्स्ड पे कोई एरो नहीं होता है, और वेरिएबल पे एक छोटा सा एरो होता है क्रॉस करते हुए। इस चैप्टर में ये जो रेसिस्टेंस है वो हमारी फोर्थ फिजिकल क्वांटिटी है। इससे पहले हमने बाकी के तीन पढ़ लिए हैं, जो कि पहला है चार्ज, दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस, और तीसरा है इलेक्ट्रिक करंट। अगर वीडियो नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देख लीजिएगा बाद में। अभी ये पढ़ते हैं। तो रेसिस्टेंस तो हो गया, अब हम लोग देखेंगे ओम्स लॉ। ये सर्किट 1 है, हम लोग देख लेते हैं एक छोटा सा एग्जांपल। ये देखिए, इसमें हम लोगों ने एक सेल कनेक्ट किया है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस मान लेते हैं हम लोग V1 है, और ये +2 माइनस पॉजिटिव टू निगेटिव करंट फ्लो कर रहा है। ये हमारा एक कंडक्टर है। तो ये हो गया हमारा सर्किट 1। और अब हम लोग देख लेते हैं एक दूसरा सर्किट, जिसमें हम लोग ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इसमें दो और सेल्स लगा के पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा लेंगे और देखते हैं क्या होता है। अब देखिए, दूसरे सर्किट में क्या किए हैं कि यहाँ पे दो और सेल्स ऐड कर लिए हैं, या सेल को एक बैटरी से रिप्लेस कर दिए हैं, और इसके पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग V2 मान लेते हैं। अब दूसरे सर्किट में हम देखते हैं, तो यहाँ पे नंबर ऑफ सेल्स ज़्यादा होने के कारण इस सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगी, जिससे ये इस सर्किट में फ्लो ऑफ करंट ज़्यादा होगी। सिंपल सी बात है, और सिंपल लॉजिक वाली बात है कि सर पोटेंशियल डिफरेंस इसमें ज़्यादा है इसके कंपेयर में, तो इसमें फ्लो ऑफ करंट ज़्यादा होगा इन कंपेयर टू सर्किट 1। अब ये दोनों सर्किट के एग्जाम्पल देखने के बाद हम लोग एक चीज तो कंक्लूड कर सकते हैं कि करंट इज डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन पोटेंशियल डिफरेंस। यही चीज हुआ, करंट डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन पोटेंशियल डिफरेंस। इसका मतलब कि जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट है, या करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये या करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस है। और यही चीज हमारा होता है ओम्स लॉ। सिंपल सी बात है कि अगर सेल का पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा रहे हैं हम लोग, तो एब्सोल्युटली जो फ्लो ऑफ करंट है वो बढ़ेगा। और उसी से हम लोग ने ये कंक्लूड किया, पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लो, और इसी को हम लोग ओम्स लॉ बोलते हैं। तो हम लोग अभी देख लेते हैं ओम्स लॉ की डेफिनेशन। At the constant temperature, the current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across its ends. तो ओम्स लॉ कहता है हमारा कि एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे एक वायर हो, तो इस दोनों पॉइंट्स के बीच जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू इट होगा। मतलब जो इस वायर में जितना भी करंट फ्लो करेगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल डिफरेंस के, या फिर जितना भी इस वायर का पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट फ्लोइंग थ्रू इट के। सिंपल सी बात है, सेल का पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा रहे हो तो एब्सोल्युटली फ्लो ऑफ करंट बढ़ेगा। अगर हम सेल का पोटेंशियल डिफरेंस घटा दें तो फ्लो ऑफ करंट कम होगा। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर हम ये V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I को मैथमेटिकली इक्वल में बदले तो V इक्वल टू आई आर होगा। ये जो R कहाँ से आया, तो ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हो जाएगा। सो ये हमारा जो R है वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, और इसी R को हम लोग रेसिस्टेंस बोलते हैं, जो थोड़ी देर पहले हम लोगों ने तुरंत पढ़ा। और ये पोटेंशियल डिफरेंस के बाद दूसरा फैक्टर है जिस पे फ्लो ऑफ करंट डिपेंड करता है, और इस चीज को हम लोग रेसिस्टेंस बोलते हैं। तो ये हमारा इस चैप्टर का थर्ड फॉर्मूला है। जो पहला था हमारा वो था V इज इक्वल टू वर्क डन बाई चार्ज
moved। दूसरा था I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, और थर्ड है हमारा V इज इक्वल टू आई आर। इसको हम लोग ऐसे भी याद रख सकते हैं, V इज इक्वल टू अय्यर, या फिर बड़ा पाव इज इक्वल टू इडली रसम, आप जैसे भी याद कीजिए। फनी है, लेकिन ये याद फॉर्मूले याद रखने में मददगार होते हैं, ज़्यादा टाइम तक याद रहेंगे। अभी हमने पहले की वीडियोस में भी देखा था कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और डायरेक्टली डिपेंड करता है फ्लो ऑफ करंट पे। लेकिन अब हमें पता चलता है यहाँ से कि नहीं, जो हमारा करंट है वो दूसरे फैक्टर पे भी डिपेंड करता है, जिसे हम रेसिस्टेंस कहते हैं। मतलब व्हेन रेसिस्टेंस इंक्रीजेज देन फ्लो ऑफ करंट डिक्रीजेज। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि फ्लो ऑफ करंट इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। अब इसको हम लोग एक एग्जांपल से देख लेते हैं कि हम लोगों ने ये क्यों लिया, I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो चलिए देख लेते हैं। सो हम लोग यहाँ से कि 1 एम्पियर का करंट हम लोगों ने भेजा इस वायर में, इस कंडक्टर पे, और इसमें मान लीजिए एटॉम्स कम है, तो ये जो हमारा करंट है I इनसे कम कोलाइड करेगा, जिनके कारण कम रेसिस्टेंस होगा। तो ये क्या होगा, अगर रेसिस्टेंस कम होगा तो ये कोलाइड भी कम होगा, तो कोलिजन कम होगा तो ये फास्ट मूव करेगा, तो हमारा जो करंट होगा वो ज़्यादा होगा। और यही हम लोग दूसरे एग्जांपल में देख लेते हैं कि यहाँ पर भी हम लोगों ने करंट को लिया 1 एम्पियर, और इसमें क्या है कि इसमें एटम नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा है, तो क्या होगा कि हमारा जो करंट है वो ज़्यादा पार्टिकल्स के साथ कोलाइड करेगा, जिससे ज़्यादा रेसिस्टेंस प्रोड्यूस होगा। जब ज़्यादा रेसिस्टेंस प्रोड्यूस होगा तो क्या होगा कि ये जो करंट है वो ज़्यादा स्लो होगा, और यहाँ पे जो करंट आएगा वो बहुत ज़्यादा कम आएगा। सो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि ये एक्सप्रेशन कैसे आया, I इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। मतलब जब R बढ़ेगा तो I घटेगा, और जब R घटेगा तो I बढ़ेगा। और पहले वाला भी एक रिलेशन हम लोग रिमाइंड कर लेते हैं कि जब V पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो I भी बढ़ेगा, मतलब फ्लो ऑफ करंट बढ़ेगा, और जब रेसिस्टेंस बढ़ेगा तो फ्लो ऑफ करंट घटेगा, और इसी रिलेशन को हम लोग IR कहते हैं। सो यहाँ पे हमारा ओम्स लॉ खत्म होता है। तो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे इन सारे फॉर्मूले पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स। अगर आपके पास भी कोई न्यूमेरिकल्स और कंफ्यूजन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। सो थैंक यू। इफ द वीडियो was helpful for you, then please hit a like and subscribe our channel.